मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि डायमेंशन क्या होता है। आज हमें क्या पढ़ना है कि डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। जो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करते थे, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करते थे, उनका डायमेंशन कैसे लिखेंगे उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, और एक बार हम फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना सीख जाएंगे, फिर हम इजीली डिराइव्ड क्वांटिटी का भी डायमेंशन आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा मास। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा मास। ठीक है ना, तो अगर हमें मास का डायमेंशन लिखना है, अगर हमें मास का डायमेंशन लिखना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारा जो क्वांटिटी मास है वो किस किस और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो हमारा एरिया है, ठीक है ना, हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल पढ़ा था कि जो हमारा एरिया है, जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, वो लेंथ का स्क्वायर होता है। जो हमारा एरिया होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है। लेंथ इनटू विड्थ हो सकता है, विड्थ इनटू हाइट हो सकता है, लेकिन है दोनों लेंथ है। ठीक है ना, लेंथ को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, विड्थ को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, और हाइट को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो एरिया जो हमारा है वो लेंथ पे 2 टाइम्स डिपेंड कर रहा है। लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू विड्थ, विड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। ठीक है ना, तो एरिया क्या हो रहा है, हमारे लेंथ पे 2 बार डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या बोलते थे कि एल का स्क्वायर बोलते थे, एल का स्क्वायर बोलते थे, और हम बोलते थे ये जो 2 है, जो 2 है वो 2 क्या है, उस 2 को ही हम बोलते हैं डायमेंशन, उस 2 को ही बोलते हैं डायमेंशन। ये 2 क्या बता रहा है, ये 2 ये बता रहा है कि हमारा जो एरिया है वो लेंथ पे 2 टाइम्स डिपेंड करता है। एक लेंथ के लिए, एक विड्थ के लिए, एक विड्थ के लिए, एक हाइट के लिए। ठीक है ना, तो जो हमारा एरिया है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, कितना टाइम्स, 2 टाइम। तो एरिया कैसा क्वांटिटी हो गया, एरिया हमारा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो किसी और पे डिपेंड कर रहा है, वो एरिया हमारा लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल दिया था कि जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता था L क्यूब, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, है तीनों लेंथ, तीनों को मेजर हम मीटर में ही करते हैं, सेंटीमीटर में ही करते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा लेंथ पे 3 टाइम्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, वॉल्यूम हमारा लेंथ पे 3 टाइम्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें जो ये है 3, ये 3 क्या हो गया, ये 3 हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन, ये 3 हो गया वो नंबर जितना टाइम्स वॉल्यूम हमारा लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम पे कैसा क्वांटिटी हुआ, वॉल्यूम इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमारा लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो कितना टाइम्स लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, 3 टाइम्स। तो जितना टाइम्स वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, या फिर जितना टाइम्स वो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। तो ये तो हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन का बात। ठीक है ना, पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मास। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है मास क्या है, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब क्या, मास किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, मास किसी और से डिराइव होकर नहीं बनाया गया, मास खुद में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, मास किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, मास खुद में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम मास का डायमेंशन लिखेंगे, अगर हम मास का डायमेंशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए मास का डायमेंशन लिखेंगे m का पावर 1 क्यों लिखे, क्योंकि मास है, मास पे डिपेंड करेगा। क्या मास हमारा लेंथ पे डिपेंड करता है, नहीं, तो नहीं डिपेंड कर रहा है, इसको हम लिख देंगे 0। क्या हमारा मास टाइम पे डिपेंड करता है, नहीं, उसको भी लिख देंगे 0। उसी तरह क्या हमारा मास करंट पे डिपेंड करता है, नहीं, उसको भी लिख देंगे 0। तो जितने भी ये सबको आप 0 लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है, किसी भी चीज का पावर 0 होता है 1, किसी भी चीज का पावर 0 होता है 1। तो ये वैल्यू भी हो गया 1, ये वैल्यू भी हो गया 1। तुम करंट का पावर 0 कर दो, क्योंकि मास जो वो करंट पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो उसका ही पावर 0 1। और किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो मास n * 1 * 1 मास ही हुआ। क्या हमारा मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो केल्विन टू द पावर 0 कर दो, ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे लिखते चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हम मेनली n l और t में लिखेंगे, हम मेनली
मास, लेंथ और टाइम पे भी लिखेंगे। अगर आपने करंट के टर्म में लिख दिया a टू द पावर 0, टेम्परेचर टू द पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। बस मैसेज ये करने होना चाहिए कि जो हमारा मास है वो सिर्फ अपने आप पे डिपेंड करता है, मास का पावर 1, उसके अलावा वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तभी तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट है। मास मतलब सिर्फ मास, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लिखेंगे डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा m का पावर 1, l का पावर 0 और t का पावर भी 0, ठीक है। इससे पता क्या चलता है, मास हमारा ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना तो टाइम पे डिपेंड करता है, करंट भी लिख सकते हो, टेम्परेचर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और यही चीज हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं, मास इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ भी कैसा है, लेंथ भी हमारा एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। लेंथ भी कैसा है, लेंथ भी हमारा एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो क्या हमारा लेंथ मास पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो क्या हमारा जो लेंथ है वो मास पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करेगा तो मास का पावर 0। क्या हमारा लेंथ पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, l का पावर 1। क्या हमारा लेंथ टाइम पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा तो पावर 0। उसी तरह करंट पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, पावर 0। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, पावर 0। ऐसे लिखते चलो, लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसका ये वैल्यू 1 है, इसका ये वैल्यू 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, बचा क्या सिर्फ बस लेंथ हमारा l का पावर 1। तो मास का डायमेंशन सिंपल हो सकता है l का पावर 1, या तुम m का पावर 1 लिख दो, या m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर 0, a का पावर 0, k का पावर 0, ऐसे लिखते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली उसका आंसर क्या आएगा, मास का डायमेंशन क्या आएगा, m का पावर 1। लेकिन ऐसे दिखाने के लिए लिखते हैं ताकि इसको देख के पता लग जाए कि मास हमारा लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो हमारा लेंथ है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको दिखाने के लिए, ठीक है ना। सिंपल m का पावर 1 इसका डायमेंशन हो सकता है, नॉट एन इशू, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइम। तो क्या टाइम हमारा मास पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्या टाइम हमारा लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि टाइम कैसा है, टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा, टाइम बेचारा सिर्फ और अपने आप पे डिपेंड करेगा, दैट इज e टू द पावर 1, a टू द पावर 0, a टू द पावर 0। इसको लिखने का मतलब नहीं है, जो भी हम लिख रहे हैं जिसका पावर 0 लिख रहे हैं सबकी वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू 1, तो ठीक है ना। तो अगर e टू द पावर 1 को इधर into 1 कर दो, into 1 कर दो, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। बस यहाँ थोड़ा समझने के लिए लिख देते हैं ताकि सामने वाला बंदा समझ जाए कि हाँ जो हमारा टाइम है वो मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो टाइम पे डिपेंड करेगा क्योंकि वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारा है करंट। करंट हमारा मास पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, लेंथ पे करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, टाइम पे करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ करंट पे डिपेंड करेगा, जिसको भी हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जिसको भी हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। क्या हमारा टेम्परेचर मास पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, करंट पे करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, सिर्फ करेगा केल्विन टू द पावर 1, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। तो इस तरह से हम फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन को लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जितने भी हमने डायमेंशन लिखे हैं उन सब में कॉमन क्या है कि वो किसी अपने आप पे डिपेंड कर रहा है, मास बस मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ बस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, पावर 1 से डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डायमेंशन पावर 2 हो गया, सिर्फ 1। लेंथ मतलब l, मास मतलब m, टाइम मतलब t, करंट मतलब a, टेम्परेचर मतलब k, सिंपल, ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपल बोलूं मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन m। सिंपल बोलूं लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन l। सिंपल बोलूं टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन t। सिंपल बोलूं करंट का डायमेंशन क्या होता है, करंट का डायमेंशन a। और सिंपल बोलूं कि टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, दैट इज k, सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है।
ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, सिंपल चीज़ ये है कि जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मास का डायमेंशन m, लेंथ का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t, करंट का डायमेंशन a और टेम्परेचर का डायमेंशन k, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी वो होते हैं जो कि दूसरे फिजिकल क्वांटिटी या फिर दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। यहाँ तो पहले से पता था कि डिपेंड नहीं करता है, तो ज़्यादा कुछ लोचा हुआ नहीं था, ठीक है ना। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी में है वो डिपेंड करते हैं। अगर वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो हो सकता है कैसा डिराइव्ड क्वांटिटी हो, क्योंकि मास पे भी डिपेंड कर रहा हो, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा हो, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा हो, तो पता करना पड़ेगा। अगर मास, लेंथ और टाइम तीनों पे डिपेंड कर रहा है तो मास के पावर कितना पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ का पावर कितना पे डिपेंड कर रहा है और टाइम का पावर कितना पे डिपेंड कर रहा है, या करंट का पावर कितना पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। सबको हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। चलिए यहां से ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली वो सब कैसे क्वांटिटी है, वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ क्या है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे लेंथ का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है डायमेंशन है, और यहाँ पे क्या है डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन है और यहाँ पे क्या है डायमेंशन फॉर्मूला। अब डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है, पहला हमारा एरिया, पहला हमारा एरिया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में या फिर एल से, ठीक है ना। विड्थ भी क्या है, विड्थ इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, विड्थ इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ इनटू विड्थ, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वो लेंथ पे दो बार डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। एल का पावर 2, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन वो नंबर होता है, डायमेंशन वो नंबर होता है जो कि पावर में होता है, जो कि पावर में होता है। जब हम डायमेंशन का जब पढ़ रहे थे डेफिनेशन में हमने क्या पढ़े थे कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हमारे पास कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पावर लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो पावर लगाते हैं, वो जो पावर लगाते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, और उस पावर लगाने से हमारे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी चला आता है। हमारे पास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था लेंथ, हमने उसमें क्या लगाया पावर लगाया 2, हमें क्या मिल गया, हमें एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल गया एरिया। तो वो जो पावर हमने लगाया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे टू डिराइव द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है ना। और जब भी डायमेंशन लिखते हैं, जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो वैसा क्या करते हैं, उसको हम बिगर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम डायमेंशन लिखेंगे तो उसको हम बिगर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, यहाँ हमने एल स्क्वायर को बिगर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने सिर्फ ये चीज लिखा, ये हमारा जो एरिया है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। डायमेंशन में हमने क्या लिखा कि जो हमारा एरिया है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तब हम इस बात का जिक्र तो करेंगे ही कि हमारा एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र करेंगे कि हमारा जो एरिया है, जो हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आपको पता है ना m टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, t टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है l स्क्वायर इनटू 1 इनटू 1, अल्टीमेटली वो l स्क्वायर ही बन रहा है। लेकिन लिखने का तरीका है, यहाँ में तुम ऐसे भी लिख दोगे, ऐसे भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, चलता है,
ठीक है ना। हम लोग तो जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उतना सोचना ही नहीं, आपको बस आना चाहिए डायमेंशन लिखना, ठीक है ना। चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, दोनों ही केस से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारा एल पे डिपेंड तो कर रहा है, तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर t और t टू द पावर 0, ठीक है ना। m टू द पावर 0, l टू द पावर 2 और t टू द पावर 0। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जो हमारा एरिया है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन पावर कितना है 0। वो हमारा टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन पावर कितना है 0। वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो हमारा लेंथ का पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, फिर l स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने इसको बिगर ब्रैकेट में लिखा था, यहाँ पे जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला है इसको हम बिगर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। वो लिखने का तरीका है। तुम्हारा एरिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। इसका मतलब क्या, यहाँ भी लेंथ, यहाँ भी लेंथ और यहाँ भी लेंथ। तो लेंथ कितने टाइम आया, लेंथ हमारे पास 3 टाइम आया, लेंथ हमारे पास 3 बार आया, ठीक है ना। यहाँ हमने कर दिया l क्यूब, जैसे यहाँ पे लेंथ 2 बार आया था, एरिया हमारा लेंथ पे 2 बार डिपेंड कर रहा था, हमने l स्क्वायर लिखा था। यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है, लेंथ पे 3 बार डिपेंड कर रहा है, हमने l क्यूब लिखा, हमने l क्यूब लिखा है, ठीक है ना। उसी तरह इसका हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे कि मास पे डिपेंड कर नहीं रहा है तो m का पावर 0, टाइम पे डिपेंड कर नहीं रहा है तो t का पावर 0, और चूंकि ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, कितना टाइम कर रहा है 3 टाइम्स, तो हो जाएगा l क्यूब। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m0 l टू द पावर 3 t टू द पावर 0, क्लियर। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तीसरा हमारा है डेंसिटी, तीसरा हमारा है डेंसिटी, ठीक है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जो हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी एक सिंगल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। जैसे हमारा लेंथ था, सॉरी हमारा एरिया था, सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा था उसका स्क्वायर पे, लेकिन क्वांटिटी एक ही था, वो था लेंथ, उसका स्क्वायर था, ठीक है ना। उसी तरह हमारा वॉल्यूम था, वो भी सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, उसका पावर क्यूब पे या फिर पावर 3 है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी एक ही था, ठीक है ना। अब कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जो कि एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जो कि एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर सकते हैं। उनका डायमेंशन कैसे लिखेंगे वो समझते हैं, देखिए। तो हमारा है डेंसिटी, ठीक है ना। डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन होता है सिंपल m। मास का डायमेंशन होता है, जब हम डायमेंशन लिखेंगे उसको हम बिगर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। ये साइंटिफिक नोटेशन है, आपको बिगर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना। तो डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है मास पे, मास का डायमेंशन क्या होता है m। और क्या किस पे डिपेंड करता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, नीचे क्या है, नीचे है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम का डायमेंशन होता है l टू द पावर 3, यहाँ लिख देंगे l टू द पावर 3, ठीक। तो डेंसिटी क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन कैपिटल है और वॉल्यूम का डायमेंशन l का पावर क्यूब, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब लिखना है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m का पावर कितना से डिपेंड कर रहा है, m का पावर डिपेंड कर रहा है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, ठीक। l का पावर कितना पे डिपेंड कर रहा था, l का पावर क्यूब पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन नीचे क्यूब क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो जब कोई पावर डिनोमिनेटर में होता है और न्यूमरेटर में जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें माइनस लग जाता है, ठीक है। तो ये l क्यूब लिखा हुआ है, कोई इसको लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, l क्यूब की जगह l टू द पावर -3, ऐसे में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा m का पावर 1 था, ठीक। l का पावर क्या हो जाएगा, l का पावर हो जाएगा -3, क्योंकि नीचे में 3 था, ऊपर जाकर हो जाएगा -3। क्या हमारा डेंसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा t टू द पावर 0, ये हो जाएगा t टू द पावर 0, ठीक है ना। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m का पावर 1, l का पावर -3 और t का पावर 0, ठीक है ना। -3 कहाँ आया, l का पावर 3 पे डिपेंड कर रहा था लेकिन वो नीचे था,
वो डिनोमिनेटर में था, ठीक है ना, हमें ऊपर लाना है, हमें न्यूमरेटर पे लाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको -3 कर देंगे, ठीक। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, मास का पावर 1, लेंथ का पावर -3 और टाइम पे डिपेंड करता है नहीं है, तो इसका डायमेंशन हो गया n⁻1 l⁻³ और t⁻0, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। चलिए ये हमारा पहला थीम हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो डायमेंशन निकालने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे में एरिया का फॉर्मूला पता तो लेंथ स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता था लेंथ क्यूब होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पता था मास बाय वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10 में या 9th में। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड। तो 1 तो बेचारा कांस्टेंट, तो उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। क्या है टाइम पीरियड, इज टाइप ऑफ टाइम। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, या फिर एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो अगर टाइम की बात करना है तो इसको हम सेकंड से मेजर करेंगे। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल T, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 1/T। अब लिखना है हमको डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या हमारा फ्रीक्वेंसी मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, m⁻0। क्या हमारा फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो l⁻0। क्या हमारा फ्रीक्वेंसी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, 1/T⁻1 पे डिपेंड कर रहा है, 1/T⁻1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये तो डिनोमिनेटर में है, अगर इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा t⁻−1, ठीक है ना। चाहे तुम 1/T लिखो या t⁻−1 लिखो। जैसे डेंसिटी में क्या लिखे थे, m/l³ लिखे थे या फिर n × l⁻³ लिखे थे, ठीक है ना। तो नीचे में पावर पॉजिटिव था तो ऊपर आके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में t⁻1 है, ऊपर आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो हमारा फ्रीक्वेंसी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा t⁻−1 पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, t⁻−1 पे डिपेंड करेगा। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL⁻₁, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा mL⁻₁, क्लियर। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है, ठीक। तो पहले क्या पता करेंगे, पहले पता करेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। पहले पता करेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो जाएगा l, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो जाएगा l डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन हो जाएगा t, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का क्या हो गया l/t। अब आते हैं डायमेंशनल फार्मूला पे। तो क्या हमारा वेलोसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है, l पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। तो चूंकि हमारा वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो m⁻0। क्या हमारा वेलोसिटी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल, l⁻1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो l⁻1। क्या हमारा वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, टाइम का पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन टाइम किसमें है, टाइम हमारा डिनोमिनेटर में है, टाइम हमारा डिनोमिनेटर में है। तो जब डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे में पावर 1 था, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा l⁻0, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, l⁻1 और t⁻−1, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा m0 l⁻1। ये हमारा हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। नेक्स्ट हम निकालते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन। इसको आप थोड़ा सोचिए एक मिनट, फिर बताऊंगा। नेक्स्ट निकालते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन। चलिए ठीक है। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहला रूल ये है कि हमें एक्सेलरेशन का
फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है ना। तो हमें वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए और टाइम का भी डायमेंशन चाहिए, ठीक है ना। वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए और टाइम का भी डायमेंशन चाहिए। अभी हमने क्या निकाला? अभी हमने निकाला है वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt - 1। m का पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया m0 lt - 1 डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन क्या होता है t का पावर 1, ठीक। टाइम किसमें है? टाइम हमारा डिनोमिनेटर में है, इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये यहां से हट के ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा t का पावर एक बार और हो जाएगा -1, ठीक है ना। एक t का पावर -1 कहां से आया था? वो वेलोसिटी से आया था। दूसरा कहां से आया? दूसरा टाइम से आया, ठीक है ना। और जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर -2। तो क्या हमारा एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। हमारा एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का हमने लिखा lt - 1 डिवाइड बाय t। t ऊपर गया, t का पावर -1। एक t का पावर -1 पहले से था, दूसरा t का पावर -1 यहां से गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर -2, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया? m टू द पावर 0 lt - 2, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने जस्ट निकाला, उसको हमने पुट कर दिया डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन। टाइम जो कि डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, दोनों जुड़ के हो जाएगा -2 और हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ जाएगा m0 टू द पावर -2, ठीक है ना। तो हमारा एक्सेलरेशन भी हो गया। नेक्स्ट हमारा है मास, तो मास नहीं फोर्स। नेक्स्ट हमारा है फोर्स, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि बस फोर्स का फॉर्मूला बताना चाहिए। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन था। पिछले केस में क्या था? वेलोसिटी बाय टाइम था, दोनों का डिवीजन था, हमने दोनों को डायमेंशन को डिवाइड किया। यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब क्या? दोनों के डायमेंशन को हमको मल्टीप्लाई करना। यहाँ भी क्या था? दोनों का डिवीजन था, हमने दोनों को डायमेंशन को डिवाइड किया। यहाँ भी क्या था? वेलोसिटी बाय टाइम, तो हमने वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन किया। यहाँ भी क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे? मास का डायमेंशन इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखेंगे। वो क्या होता है? वो होता है lt - वो होता है lt - 2, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन लिखना है, तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों हमारा न्यूमरेटर में भी है, तो कोई पावर चेंज करने का जरूरत नहीं था। यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, ऊपर ले जाके पावर चेंज किए थे। यहाँ पे डिनोमिनेटर था, तो ऊपर जाके पावर चेंज किए थे। यहाँ पे क्या है? दोनों हमारा ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा mlt - ये हमारा हो गया फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt - ये हमारा हो गया फोर्स का डायमेंशन mlt - फोर्स का डायमेंशन हो गया m का पावर 1 lt - ठीक है ना। तो इसे पता क्या चलता है कि जो हमारा फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। जो हमारा फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। मास का पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ का पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है और टाइम का पावर -2 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा हो गया फोर्स का डायमेंशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके बारे में हम उनका डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।